नमस्कार। ओम जय श्री कृष्ण। ललित योग साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्यों होती है हमें कब्ज, कैसे होती है, हम कैसे जाने कि मुझे कब्ज है, कब्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें योग में क्या क्रियाएं करनी चाहिए, उसको लेकर आज का वीडियो बनने वाला है। मैं चाहता हूं आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की बड़ी समस्या है कि कब्ज हमें हो रही है। 70 से 80% लोगों को कब्ज होती है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब्ज है। तो हम कैसे जानें कि कब्ज है मेरे शरीर में? तो आप अगर सप्ताह में 2 से 3 बार मल त्यागने के लिए जाते हैं तो समझ लेना चाहिए आपको कब्ज की बीमारी है। जब आप मल त्यागने के लिए जाते हो तो टूल्स पास करने के लिए आपको अतिरिक्त दबाव डालना पड़े या जोर लगाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि कब्ज की बीमारी है। मल जब बाहर निकलता है तब बहुत सारा दर्द होता है तो समझ लेना चाहिए कि कब्ज है। पेट पूर्ण रूप से खाली नहीं होता, कई बार पेट में कई बार दर्द होता रहता है, जी मचलता रहता है, भूख कम लगती है, तो समझ लेना चाहिए कि कब्ज की बीमारी आ रही है या कब्ज की बीमारी है। आप टूल्स को देखकर के, मल को देखकर भी आप मुझे कब्ज है कि नहीं ये जान सकते हो। जैसे आपको मल को देखे कि वो कठोर है, काला सा है, सूखा सा है, गांठे के रूप में है, तो समझ लेना चाहिए कि आपको कब्ज की गंभीर बीमारी है। तो उसको निजात पाने के लिए हमें योग में कौन से आसन करने चाहिए, तो मैं आज आपको ऐसे 5 आसन दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा जो आप हर रोज करेंगे तो डेफिनेटली 100% आप योग से कब्ज की बीमारी से छुटकारा पा सकोगे। तो आइए पहला आसन हम सीखेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन में आपको दिखाने जा रहा, आप बहुत बारीकी से उसको देखें, समझें और सीख लें, क्योंकि आपको कब्ज है तो ये अप्लाई करना ही पड़ेगा 5 आसन। तो पहला आसन हम सीखेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो ये है बैठक का आसन। आप अगर अच्छी तरह से देख ले, मैं एंगल बदल देता हूँ। ये बैठक का आसन है। ये मूल स्थिति से हमें शुरुआत करनी है अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। तो सबसे पहले हमें बायां पैर जो है उसको उठाना है घुटनों से मुड़ते हुए और अंदर से दाहिने पैर को ले जाना है और दाहिने पैर का जो एड़ी है वो हिप्स के टच करवाना है। अब बायां पैर का पंजा उठाते हुए दाहिने पैर के घुटनों के बगल में अपोजिट साइड, विरुद्ध साइड रखना है हमें, ठीक है। और जो पैर नीचे है वही हाथ हमें ऊपर उठाना है ऐसे, और जो फ्री हैंड है यानी कि बायां हाथ है उसको ऐसे कमर पे लगाना है, या कमर पे नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे रख सकते हो। ये हाथ जो है दाहिना हाथ, उसको छाती और घुटनों के बीच में से ले जाना है आगे, और हाथ को सरकाते हुए आगे की ओर लाना है, और जो पंजा है पैर का उसको यहाँ पे टच करना है या पकड़ना है। ये दूसरा हाथ आपने यहाँ खड़ा किया है या कमर पे रखा है, और हल्की सी सांस भरे और छोड़ते हुए धीरे 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 पीछे की ओर देखना है। पूरी कमर पे तनाव आएगा, ट्विस्ट आएगा, दबाव आएगा, जिससे आपकी बड़ी हाथों पे अतिरिक्त दबाव आएगा जो फायदा करेगा। आपको अगर रुकना है पूर्ण स्थिति में तो वहां आप दीर्घ श्वसन की क्रिया अवश्य करें। धीरे धीरे से सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। 1 मिनट से ज़्यादा समय आप उसको अवश्य करें। इसी तरह आप दूसरी तरफ भी कर लें। बायां पैर उठाइए, दाहिने पैर को अंदर से लीजिए, दाहिने पैर के
पंजे को बाएं पैर के घुटनों के बगल में रखें। अब विपरीत हाथ जो है यानी कि बायां हाथ जो है उससे पैर के पंजे को पकड़ना। ये हाथ आप यहाँ पे सीधा रख दें या बगल में पीछे रख दें कमर पे। हल्की सी सांस भरें और छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना है। यह है अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन की पूर्ण स्थिति। यहाँ पे आपको ठहरना है, यहाँ पे रुकना है स्थिरता के साथ। अगर आपको ज़्यादा रुकना है 1 मिनट से ज़्यादा तो आप यहाँ दीर्घ श्वसन की क्रिया करें। बिल्कुल धीरे से सांस लेते रहे, छोड़ते रहो और फिर छोड़ते वक्त जैसे आसन किया वैसे ही छोड़ें। आसन का नियम पहला ही है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे करें और पूर्ण स्थिति में बने रहे, टिकना है और फिर बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ते रहे। ये है पहला आसन अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। इसके बाद करेंगे हम उत्तरासन। तो ये भी है बैठक का आसन। तो उसके लिए आपको बारी बारी घुटनों से मुड़ते हुए वज्रासन में आना पड़ेगा और घुटनों के बल खड़े हो जाना है। इसके बाद दोनों एड़ी को पकड़ते हुए एड़ी पर बैठक लगानी है। इसके बाद छाती और पेट को उठाना है हल्की सी सांस भरते हुए, क्योंकि हमारी जो कमर पीछे की ओर मुड़ती है तो समझ लेना चाहिए कि हमें सांस भरनी है और कुंभक की स्थिति में पूर्ण स्थिति लगानी है। तो कैसे उष्ट्रासन करें? यहाँ हम हल्की सी सांस भरते हुए पेट और छाती का भाग उभारे और ऐसे पीछे की ओर देखना है। यह है उष्ट्रासन। इससे भी पेट पे अतिरिक्त दबाव आता है तो ये फायदा करता है। तो फिर यहाँ आप 1 मिनट ठहरना है तो दीर्घ श्वसन की क्रिया के साथ ठहर सकते हो और धीरे से इस आसन को छोड़ते हुए मूल स्थिति में आइए। तो ये आसन भी हमारे पेट पे अतिरिक्त दबाव डालता है, जो बड़ी आंतों पे व्यायाम देता है, मालिश देता है, मल को आगे की ओर धक्का देता है और ये फायदा करता है हमें कब्ज में। आइए तीसरा आसन करते हैं जिसका नाम है पवन मुक्तासन। ये इसके लिए आपको लेटना पड़ेगा पीठ के बल। यहाँ हमें ये मूल स्थिति से शुरू करनी है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए आप दोनों पैरों को घुटनों से मुड़ते हुए ऊपर लाइए, दोनों हाथों से ऐसे इंटरलॉक कर दे और यहाँ पे लगा दे। इंटरलॉक भी कर सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों पंजों पे नीचे ऐसे। और फिर हल्की सी सांस भरे। अब छोड़ते हुए सिर को उठाइए और लगाइए घुटनों पे। बहुत ही इफेक्टिव है कब्ज की बीमारी के लिए। ये आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इंटरलॉक करके यहाँ लगा के भी आप ऐसे कर सकते हो या फिर यहाँ ऐसे हाथ रख के भी आप पवन मुक्तासन कर सकते हो। इस आसन से अपान वायु पे दबाव आता है और नीचे की ओर सरकता है। अपान वायु जो है कब्ज की बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छा है, वो मल को धक्का देता है। ठीक है, तो कब्ज की बीमारी के लिए ये आसन पवन मुक्तासन बहुत ही इफेक्टिव है, उसको आप हर रोज अवश्य करें। तो फिर धीरे धीरे आसन को छोड़ दें और बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। तो ये हुआ पवन मुक्तासन, तीसरा आसन। चौथा आसन हम करेंगे वृत्त जानुशिरासन। बहुत ही अच्छा आसन है जो कब्ज के लिए इफेक्टिव है। तो इसके लिए क्या करना है, बाजू पे अपने पैर को फैला दीजिए और दूसरा पैर यानी कि आपने अगर बायां पैर सीधा रखा है तो दाहिने पैर को घुटनों से मुड़ते हुए पंजे को बिल्कुल नज़दीक लाना है यहाँ पे। ठीक है, अब बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना है। ये जो हाथ है दाहिना हाथ, उसको उठाते हुए बिल्कुल हल्की सी सांस भरते हुए धीरे धीरे कानों से लगते हुए ये दोनों हाथों को जोड़ देना है, यानी कि अंगूठे को पकड़ लेना है। सामने की ओर नजर रहनी चाहिए। तो ये हुआ वृत्त जानुशिरासन। ये भी
पेट पे बहुत ही अच्छा तनाव देता है, बड़ी आंतों को एक्टिव करता है, जो उसका कार्य है पानी को सोखना वो अच्छी तरह से करता है, उसका कार्य अच्छी तरह से होता है। पेट पे दबाव आने से चयापचय की क्रिया में बढ़ोतरी होती है। तो ये आसन बहुत ही अच्छा है चयापचय के लिए और कब्ज के लिए। उसको विपरीत भी कर ले। अब दाहिने पैर को सामने की ओर खोल देना है, बाएं पैर को घुटनों से मुड़ के पंजे को लगाना है नज़दीक, और बाएं पैर हाथ उठाते हुए जोड़ देना है, यानी कि लगा देना है यहाँ पे, यानी कि दोनों हाथ को साथ में रखते हुए सामने की ओर नज़र रखना है। अगर इसको आप में ज़्यादा समय ठहरना है तो हल्की सी सांस ले छोड़ते रहे, यानी कि दीर्घ श्वसन की क्रिया करते रहे। ये बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे छोड़ दीजिए और मूल स्थिति में आइए। तो ये है वृत्तजानुशिरासन। इसके बाद पांचवा जो आसन है जिसका नाम है तिर्यक भुजंगासन, जो बहुत ही अच्छा आसन है। आइए हम ये भी दिखा देते हैं आपको, और आपको करना है ये भुजंगासन से हमें तिर्यक भुजंगासन में कैसे जाना है। तो ये भुजंगासन की मूल स्थिति, दोनों हाथों को आगे ले जाइए, कोहनी से मुड़ते हुए दोनों पंजों को छाती के बगल में लाइए, यहाँ पे रख दीजिए। अब गलती ना करें, आप यहाँ तो हाथ को फैलाना नहीं है, दोनों पैर को और साथ में जोड़ के भी कर सकते हो। ये तिर्यक आसन जब आप करें ना तब खोल दे तो अच्छा रहेगा। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फुट की दूरी रखें और भुजंगासन करें। ऐसे आगे से नाभि से आगे वाला हिस्सा जो है हल्की सी सांस भरते हुए उठाना है, और बाईं ओर से हमें ऐसी करवट लेते हुए पीछे की ओर देखना है, पीछे देखना है, जैसे हमारे कमर पे और पेट पे बहुत ही अच्छा मोड़ आएगा, तनाव आएगा, दबाव आएगा। तो यहाँ आप ठहर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ठहरे और दीर्घ श्वसन की क्रिया करते रहें। ऐसे जैसे कि अब ऐसे ही छोड़ते हुए आसन को नीचे आना है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिसको विपरीत करना जरूरी है, दूसरी तरफ करना जरूरी है। तो ये भी हमें दूसरी तरफ करना है। सांस लेते हुए आगे से उठिए और सांस को रोकते हुए पीछे की ओर देखना है। ऐसे ज़्यादा समय रुकना है तो सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। ये बहुत इफेक्टिव आसन है कब्ज के लिए, चयापचय के लिए, अपनी डाइजेशन सिस्टम को ये ठीक करता है। ये इस तरह आप पूर्ण करते हुए बाईं करवट लें और उठकर बैठ जाइए। तो इस तरह आप पांचों आसन को 2 से 3 आवर्तन में आप अवश्य करें, और इसी के साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और सत्क्रिया के रूप में कपालभाति तो अवश्य करें ही करें। इससे आपकी कब्ज की बीमारी दूर होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखते हुए अच्छी तरह से समझ लिया है कि कब्ज की बीमारी को दूर करने के लिए हमें कौन से आसन कैसे करने चाहिए, और प्राणायाम जो है वो आप अनुलोम विलोम तो अवश्य करें ही करें, और कपालभाति सत्क्रिया के रूप में अवश्य करें। तो कब्ज की बीमारी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो तो हमने जान लिया, लेकिन कब्ज की बीमारी हो ही नहीं इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और हमें क्यों होती है कब्ज, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो कब्ज हमें क्यों होती है, ये बड़ा प्रश्न है। जो भी लोग हर रोज़ ठंडा पानी पीते हैं, हर समय ठंडा पानी पीते हैं, जैसे बर्फ़ का पानी है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी है, जो उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, -डिग्री में भी कई बार रहता है, इतना ठंडा पानी कई लोग पीते हैं। उस ठंडे पानी से कब्ज की बीमारी 100% आती ही आती है। तो ऐसे पानी ना पिए जो बहुत ठंडा है। हाँ, मटके का पानी आप पी सकते हो, क्योंकि उसका जो तापमान है, उसका जो वेदर है, वो जो तापमान रहता है उससे थोड़ा ही कम रहता है, तो वो पानी आप अवश्य पी सकते हैं। लेकिन फ्रिज में रखा हुआ या बर्फ़ का पानी तो आप
कतई ना पिए। कोल्ड ड्रिंक्स कभी ना पिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स से हमें कुछ नहीं मिलता। कोल्ड ड्रिंक्स में हमारे शरीर को जरूरी ऐसे कोई भी तत्व नहीं मिलते, कोई भी मिनरल्स इसमें नहीं मिलते। वो एक जहर के रूप में ही हमारे शरीर में जाता है, जो नुकसान ही नुकसान करता है। आजकल बच्चों में बहुत सारी ये बीमारियां आती है, छोटी उम्र से बीमारियां लगता है। उसका बड़ा कारण यही है कि बच्चे जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी लेते हैं, तो उसकी वजह से ही ये कब्ज़ की बीमारी आ जाती है। तो ठंडा पानी कतई ना पिए, गुनगुना पानी पीने की आप आदत डालें। दूसरे बड़ी जो कारण है तो वो है मैदे से बनी हुई चीज़ खाना। हमारे घर में ऐसी कई चीज़ बनती है जो मैदे से बनी हुई है। बच्चों को आप खिलाते हो बिस्किट, सभी बिस्किट जो है वो मैदे से बनी हुई है। आप अगर बाहर खाना खा रहे हो, घर का बाहर खाना खा रहे हो, तो जो चपाती बनती है, जो रोटियां बनती है, वो ज़्यादातर मैदे से बनती है। तो वो चपाती रोटी ना खाए, बाहर का खाना ना खाए, इससे भी ये कब्ज़ की बीमारी आती है। तो घर का खाना ही आप पौष्टिक खाना खाइए, जिससे आप बच सके कब्ज़ से। कई लोग जो है पानी कम पीते हैं। हमारे शरीर जो है वो 70% पानी से बना हुआ है, और पानी की मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। उसकी पूर्ति के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी हमें कितना पीना चाहिए वो भी जानना ज़रूरी है। अगर आपका 60 kg वजन है तो उसको 10 से भाग लें तो आएगा 6, और 6 में से आप 2 घटा दें तो हो जाएगा 4। तो 4 लीटर पानी आपको 24 घंटे में पीना चाहिए। अगर आपका वजन 60 kg है, 60 किलो वजन है आपका, तो 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। ये कम ज़्यादा हो सकता है मौसम के हिसाब से। अगर ठंड की मौसम है तो वो पानी कम हो सकता है, और गर्मी की मौसम है तो बढ़ भी सकता है। तो आप सोचें कि हम ऐसा इतना पानी कब और कैसे पी सकते हैं। तो आप सुबह उठते ही उसा पान करें, तो आप 1 से 1.5 लीटर पानी तो आप एक ही बार में पी सकते हैं। तो ऐसे पानी की आदत डालें, पीने की आदत अवश्य डाला करें। तो आहार ऐसा लें जिसमें पानी ज़्यादा हो। हम जो खाना खा रहे हो कई बार उसमें पानी कम डाला जाता है, या सूखा खाना रहता है, जिससे भी कब्ज़ की बीमारी रहती है। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर कम रहता है, तो उससे भी कब्ज़ की बीमारी आती है। जो खाना हमें खाना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि सुबह, दोपहर और शाम 3 बार खाना खाना चाहिए। लेकिन ये 3 बार हम नहीं खाते हुए कई बार थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। हाँ, अगर कोई बीमारी है तो आप थोड़ा थोड़ा समय अंतर पे खा सकते हो। जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, वो दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, ज़्यादा तो नहीं। तो ये हमें खाने की जो समस्या रहती है वो गड़बड़ी करती है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाना खाना है, तो वो खाना अनियमित खा लेते हैं। सुबह का खाना हम नहीं खाते, वो नाश्ता कर लेते हैं कम, और नाश्ता करने के बाद घंटे 2 घंटे में और खाना खाते हैं। इसके बाद दोपहर का खाना रहता है, उसके बाद शाम का नाश्ता रहता है, इसके बाद रात को खाना होता है। तो ये बड़ी समस्या पैदा करती है ये खाने की अनियमितता। तो उसको भी आप ध्यान रखें, नियमित खाना खाइए। जो खाना खा रहे हो उसको भूख लगे उससे कम खाइए। आहारचर्या का पालन आप अवश्य करें। मिताहार का पालन आप अवश्य करें। मिताहार के बारे में आप अवश्य जान लें कि ये मिताहार क्या चीज़ है, क्या है, ऐसे हम पालन करें। तो इससे भी हम समस्या से बच सकते हो। कई लोग जो है देर रात तक खाते हैं, 11 बजे, 12 बजे, वो उसको तो कब्ज़ की बीमारी आने वाली है, उसको मोटापा आने वाला है, उसको कोलेस्ट्रॉल होने वाला है। तो रात को खाना नहीं खाना, शाम को खाना खा लेना है। 7 बजे से पहले अगर आपने खा लिया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस समय हमारी जठराग्नि जो है प्रदीप्त रहती है, वो अच्छी तरह से खाना पचाती है। और कई बार ठंडा भोजन खाते हैं, जैसे आइसक्रीम, वो बहुत ठंडी रहती है, -डिग्री में रहती है, तो वो भी कब्ज़ की बड़ी वजह बन सकती है। तो आप ऐसे ठंडा खाना कतई ना खाएं, बासी भोजन कतई ना करें जिससे आपको कब्ज़ हो। और खाने में चीनी का उपयोग कतई ना करें। चीनी जो है वो बड़ी बीमारी लेके आती है।
तो उसमें बड़ी बीमारी में एक बीमारी है कब्ज़ की बीमारी। जो कब्ज़ है वो उससे भी बड़ी बीमारी पैदा होती है। तो वो चीनी जो है वो आप अवश्य छोड़ दीजिए। इसके ऑप्शन में आप देसी गुड़ खाइए या मिश्री खाइए। आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें आप मिश्री या डालें या फिर गुड़ डाल के आप खाना बनाइए, तो वो आपको पचने में भी सहायता करता है गुड़। और कई लोग जो होवे वो फल नहीं खाते। फल में फाइबर अच्छा रहता है, पानी अच्छा रहता है, तो आप सीजनेबल फल खाने की आदत डाला करें, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फल भी अपने हाथ में होने चाहिए। कच्ची सब्ज़ी भी आप चबा चबा कर खा सकते हो। और कई लोग जो हैं वो नींद कम निकालते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं, और वो भी बड़ी वजह बन सकती है कब्ज़ के लिए। तो कई सारी बीमारियां लाने के लिए समस्या लाने के लिए ये उससे हमें बचना चाहिए। और ज़्यादा समय कई लोग जो है वो ऑफिस में बैठकर ही काम करना पड़ता है, ज़्यादा समय बैठने से भी कब्ज़ की बीमारी आती है। तो अगर आपका काम ऐसा है कि आप बैठकर काम कर रहे हो, तो आधा घंटे में आप उठकर टहलिए, क्योंकि ज़्यादा बैठने से भी समस्या आती है। तो ऐसी समस्या से निजात पाए आप, छुटकारा पाइए, तो कब्ज़ की बीमारी आपसे नहीं होगी। आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो से मिली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें, और बेल आइकन आया हुआ है उस पर भी आप क्लिक करें। ऑल जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। जैसे आपको नया वीडियो जो मैं डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। तो यहाँ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।